हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हम अपनी हिंदी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 जो है हमारा दोपहर का भोजन, जो कि श्री अमरकांत जी द्वारा रचित है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं आज। और सबसे पहले मैं आपको पहले की तरह ही जीवन परिचय, कुछ मुख्य बातें, स्मरणीय बिंदु, ये सब चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि मैम चैप्टर फुली नहीं बता रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जो स्मरणीय बिंदु आपको बताऊंगी, जो आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी, उससे मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपको फुल ही चैप्टर में उसमें कवर कर लूँगी, जो मेरे मेन पॉइंट्स, जस्ट लाइक अ हिंदी नोट्स। ठीक है। तो और इसी के साथ साथ अगर आप एक या दो बार अपनी बुक से भी पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे और हमारी वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ईदगाह, अगर आपने आपका जो पहला चैप्टर है अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर 2 दोपहर का भोजन अमरकांत जी द्वारा रचित इसको शुरू करते हैं। मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनका मूल नाम श्रीराम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्यिक सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक नए प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त मानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के समाज जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आसानचलित मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चित्रात्मक करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं हैं जिंदगी और झोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। उनके कहानी संग्रह हैं सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से। उपन्यास इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। अमरकांत ने बाल्य साहित्य पर भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन भी ली गई है। अब बात आते हैं इस चैप्टर पर। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या बताया गया है वो समझिए। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिह्नित किया गया है। मुंशी जी के पूरी कहानी का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप से कहानी में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट समरी उनके जीवन परिचय वगैरह की, एक पार्ट परिचय की। ओके। अब मैं अमरकांत जी का एक बार आपको फिर से जीवन परिचय की एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ये हैं अमरकांत जी। इनका मृत्यु 2014 में हो गई थी। तो सुनिए। जन्म जुलाई सन 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भगलपुर नगरा नामक गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 2014 में हुई। इनका वास्तविक नाम श्रीराम वर्मा है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक नए कहानीकार हैं और इनकी कहानी में हमें चित्रात्मकता देखने को नहीं मिलती है। अब हम इस चैप्टर में जो हमारी भाषा इस्तेमाल की गई है उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इस चैप्टर की जो भाषा शैली है हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है।
इन्होंने अपनी अधिकांश कहानियों में बोलचाल की सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। प्रसंग व पत्रानुसार आचंक्लिक मुहावरे व शब्दों के प्रयोग से भाषा रोचक व जीवंत बन गई है। कहीं कहीं तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी व देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। वर्णनात्मक शैली को प्रभावी बनाने के लिए संवादों का यदा कथा भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने हमारे नॉर्मल डेली यूज़ के शब्दों का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, ताकि हमको एक कहानी जो है वो बिल्कुल रियल लगे। ठीक है, जो दोपहर का भोजन हमारी कहानी है। अब मैं आपको इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु बता देती हूँ, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो सुनिए। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। वो कुल मिलाकर 5 लोग हैं, मियाँ बीवी और उनके 3 बेटे, एक 21 वर्षीय, एक 18 वर्षीय और एक 6 वर्षीय। रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है, और मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारियां कर रहा है। दोपहर का भोजन सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र है। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़े रखने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। उसका अथक प्रयास रहता है कि वह घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्टों में जीती रहे। ठीक है, मतलब ये है कि वो लोगों से झूठ बोलती है, अपने परिवार वालों से, कि सब बहुत है, खाने को हमारे पास बहुत सामान है, लेकिन सब जानते हैं उसके झूठ के, वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो फिर भी बोलती है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, कोई आपस में ही ना लड़ बैठे। ठीक है, इसलिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। ठीक है, वह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के सामने कमी उनकी ना बताकर उनकी बातों को छुपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो। यह सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ठीक है, ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि एक झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला गया वो 100 सच के बराबर है। ठीक है, वो जैसे उसके घर में कलेश ना हो, उसके घर में शांति बनी रहे, वह इसलिए ही तो झूठ बोलती है। ठीक है, घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उसे देवता के समान मानता है। ठीक है, मतलब वो आपस में लोगों से कैसे झूठ बोलती है कि हमारे पास खाने को बहुत है, कोई बात नहीं, आप पेट भर के खाइए। वो अपने बड़े बेटे से बोलती है कि बेटा मोहन की, वो अपने छोटे बेटे अपने मंझले बेटे मोहन से बोलती है कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई जो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करता है कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे करके। अपने पति से बोलती है वो, क्या कहते हैं कि आपका बड़ा बेटा तो आपकी बड़ी तारीफ़ करता है, आपको भगवान के समान मानता है, आपको देवता मानता है। ठीक है, ऐसे वो आपस में तारीफ़ करती है ताकि उनके बीच में कोई मनमुटाव ना रहे, उसके घर में शांति बनी रहे। ठीक है, मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उसकी छटनी हो चुकी थी और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में है। उसके पति की नौकरी छूट गई है। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी की से नज़र छुड़ाते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वे स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातों करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं, ताकि इस पाठ को हम एक रियल बना सकें, इसमें एक आत्मा ला सकें। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वह मूल विषय जो है उनका, उनकी गरीबी और उनके अभाव जो है धन का,
जिससे वो भूखे मर रहे हैं, इन सब चीज़ों से। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और अपना दुख को कम करना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन ना होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने को आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। और ये सब क्या है, एक कुशल गृहिणी के लक्षण हैं, एक औरत के अच्छे लक्षण हैं। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल, जरा से चने की तरकारी मतलब सब्जी या दाल तथा एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्लास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी व्यवस्था का बयान करते हैं। इसी के साथ मैंने जो मुख्य बातें थी चैप्टर की वो आपको बता दी। अब मैं आपको एक क्या बताती हूँ, इसकी दोबारा से एक शॉर्ट समरी का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो सुनिए, इस पाठ में मुख्यतः क्या बात की गई है कि दोपहर का भोजन एक गरीबी से जूझते एक निम्न मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण मीन्स मुंशी जी की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने बहुत सारे आर्थिक संकट खड़े हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। जब वह पार्ट में मैंने आपको जैसे आखिर में बताया कि उसका जो छोटा बेटा है सबसे, वो रह जाता है प्रमोद, ठीक है, तो इसलिए वो उसको अपने एक रोटी में से आधी रोटी उसके लिए रख देती है और आधी रोटी लेकर खुद खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो पहला गस्सा अपने मुंह में लेती है तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं, जो उसकी विवशता को दर्शा रहे हैं कि कैसे हम एक आधी रोटी के लिए, एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, कैसे हम अपने घर को चलाएंगे, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, और कैसे उसके मन में हज़ारों बातें चल रही होंगी अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कि वो कैसे उनको एकजुट करें। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही कि एक मुख्यतः एक गृहिणी का क्या कार्य होते हैं ये सब। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही मेंशन है, मैं आपको वो कराती हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में उसने झूठ क्यों बोला? तो देखिए, इसका उत्तर जानिए। घर की स्थिति सही नहीं चल रही थी, रामचंद्र की नौकरी भी छूट गई थी, उसी के पैसों से घर चल रहा था। ऐसे में जब थका हारा रामचंद्र बाहर से आकर मोहन के बारे में पूछने लगा तो सिद्धेश्वरी को झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, उसके पति की तो नौकरी छूट गई, तो उसका बड़ा बेटा ही था जो घर में चार पैसे ला रहा था। अगर वो उससे भी कह रही थी कि उसका बेटा नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको कितना दुख पहुंचता कि मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमा के उसे पढ़ा रहा हूँ और वो नालायक पढ़ नहीं रहा। इसलिए वह घर में कलेश ना हो तो उससे वह झूठ बोलने लगती है। ठीक है, वह रामचंद्र को यह नहीं बताती कि मोहन पढ़ने के स्थान पर आवारागर्दी कर रहा है, मोहन पढ़ने के स्थान पर अपना समय नष्ट कर रहा है, अतः वह सब झूठ बोलकर अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर जानिए कि कहानी का सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी है। वह जानती है कि घर के किसी सदस्य के लिए उसके पास भोजन नहीं है। ठीक है, बहुत कम भोजन है, उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है, फिर भी वह स्थिति को संभाले रखती है।
घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। वह जानती है कि परिवारजन को सच्चाई से वाकिफ़ हैं, लेकिन अपने झूठ से वह उनके अंदर एक विश्वास कायम करके रखती है। वह परिवारजनों के मध्य भी प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सबके मन हालातों में टूटे हुए हैं, लेकिन इन टूटे हालातों में भी सबके मन को एकजुट बनाए रखने की भरपूर कोशिश करती है। तो इसलिए उसकी इन्हीं कोशिशों से, उनके इसी अच्छे लक्षणों से हम कह सकते हैं कि सिद्धेश्वरी इस पाठ की एक जीवंत पात्र है। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। मीन्स हमें कहानी के किन किन भागों से हमें पता चलता है कि उनकी गरीबी से वे लोग ग्रस्त हैं, उन्हें गरीबी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो निम्नलिखित प्रसंगों से गरीबी की व्यवस्था झांक रही है। पहला, लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं, उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। दूसरा तर्क है, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। तीसरा, बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपूली की में थोड़ी सी चने की तरकारी बचा थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को उसने अपने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भट्टी और जली उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी। अचानक कुछ देर तक एक टक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तत्पश्चात एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्लास मुंह में रखा और तब न मालूम वहाँ से उसकी आंखों से आंसू चूने लगे, आंसू टपकने लगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एंड में बताया। चौथा तर्क है, सारा घर मक्खियों से भनभन कर रहा था। आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कहीं पैबंद लगे हुए थे। पैबंद मतलब होता है पैचेस लगे हुए थे। जैसे साड़ी फट जाती है तो कोई वो दूसरा कपड़ा उसमें सिल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़े रखने का एक अंतर प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। मीन्स अमरकांत जी के हिसाब से कि उसका झूठ बोलना यहाँ पर सही था। क्या आपके हिसाब से उसका झूठ बोलना सही था? आप इसमें अपने शब्द रखिए। सिद्धेश्वरी जानती थी कि घर की स्थिति को लेकर घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से खींचा हुआ था। वह झूठ बोलकर उसे सामान्य करने का प्रयास करती है। हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रयास अनथक था या अथक। वह प्रयास अवश्य कर रही थी। मतलब हम लोग नहीं जानते, सीरियसली हम लोग नहीं जानते कि उसका प्रयास ठीक था या नहीं। ठीक है, लेकिन हमको इतना पता है कहानी पढ़कर कि वो अवश्य प्रयास कर रही थी अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए। पिता उसके मुंह से तारीफ को सुनकर प्रसन्न हो गए थे। कठिन परिस्थितियों में समय में यही तारीफ घर वालों को आपस में बांधे हुई थी। मोहन और रामचंद्र के मध्य अवश्य एक खींचतान दिखाई देती है, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने झूठ से उसे भी कम करने का प्रयास करती है। यदि वह ऐसा ना करे तो घर में सब बिखर कर रह जाए। वह जहाँ तक प्रयास करते हैं सब कुछ सही दिखाई देता है। इस तरह अपने घर को एक किए हुए हैं, अतः उसके अंत तक प्रयास नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः उसके प्रयास को हम बेकार नहीं कह सकते। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अमरकांत की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। इसमें बनावट का लेश मात्र नहीं है। वे बड़े सहज रूप में बात के जाते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई के ऊपर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी गोटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत उब गई है। अब तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी, गुटे, उत्साद, बढ़के, धरादी जैसे शब्दों का प्रयोग करके भाषा को सजीव बना दिया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी के खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है उसको स्पष्ट कीजिए।
सब जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए नहीं है, अन्न नहीं है घर में। सिद्धेश्वरी रोटी देने पर जोर डालकर उन्हें यही साबित करना चाहती है कि घर में अन्न भरा पड़ा है, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र तथा मुंशी जी स्थिति से वाकिफ हैं। वे रोटी ना लेने के लिए बहाने बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भूख नहीं है। ये उनकी विवशता है कि आधे पेट होने पर भी वह पेट भरे होने की बात कह रहे हैं। ये उनकी गरीबी है जो उनसे झूठ बुलवा रही है, लेकिन भूख लग रही है उन्हें, लेकिन वे फिर भी झूठ बोल रहे हैं ताकि उनके और बाकी घर के सदस्य कुछ तो खा सके। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों के से भी भारी हैं, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। मतलब सिद्धेश्वरी जो झूठ बोलती थी वह 100 सच से भी बड़े होते थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वह अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोले थे। उसके झूठों में किसी प्रकार का स्वार्थ विद्यमान नहीं था। उसके झूठ एक भाई को दूसरे भाई के प्रति, बच्चों को एक पिता के प्रति तथा पिता के बच्चों के प्रति आपसी समझ और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए थे। इस प्रकार वे परिवार को मुसीबत के समय एक बनाए रखने का प्रयास करती हैं। अतः उसके झूठ 100 सत्यों से भी भारी हैं। झूठ वह कहलाता है जिससे किसी का नुकसान हो। इन झूठों से किसी का नुकसान नहीं था, परिवार को जोड़े रखने का ये माध्यम था। यह झूठ अच्छी भावना से लेकर बोले गए थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि सिद्धेश्वरी के बोले गए झूठ 100 सत्यों से भी भारी हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। उसमें है आशय स्पष्ट कीजिए। तो उसका पहला प्रश्न है, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर कट चढ़ा गई। इसका क्या तात्पर्य है? तो सिद्धेश्वरी को अचानक याद आया कि उसे पानी की प्यास लगी है, अतः वह ऐसे उठी मानो मतवाली हो गई हो। उसे उसी अंदाज में घड़े में लोटा डाला और उसे कट पानी पी गई। ठीक है, सेकंड है, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। ठीक है, तो सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे को, मोहन को, यह झूठ बोला कि बड़ा भाई उसकी तारीफ कर रहा था। मोहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी कभी तारीफ कर ही नहीं सकता। अतः सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर मोहन की ओर देखा। वह यह जानना चाहती थी कि कहीं मोहन ने उसका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। ठीक है, ये सब बातें हैं जो दर्शाती हैं उनकी गरीबी को। तो आप समझ सकते हैं कि अमरकांत जी ने इस चैप्टर में एक रियलिस्टिक चीज़ लाने के लिए इसमें कैसे कैसे बातों को आपस में जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम योग्यता विस्तार, जो आपके हमेशा एंड ऑफ द चैप्टर एक्टिविटीज़ होती हैं, वही है ये। पहला, अपने आसपास मौजूद समान परिस्थितियों वाली किसी विवश व्यक्ति अथवा विश्वस्तपूर्ण घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मीन्स अगर आपके कभी आपके आसपास, आपके पड़ोस वगैरह में कोई ऐसी स्थिति हो जिससे आप वाकिफ़ हों, तो आप उनको अपने शब्दों में लिखिए और क्लास में आकर बताइए। ठीक है, दूसरा, भूख और गरीबी के में प्राय धैर्य और संयम नहीं टिक पाते हैं। इसके आलोक में सिद्धेश्वरी के चरित्र कक्षा में चर्चा कीजिए। मीन्स कक्षा में एक डिबेट टाइप से प्रिपेयर कीजिए कि कैसे जब किसी को बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है, उसको खाने को नहीं मिलता, तो कैसे वह चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश्वरी थी, वो झूठ बोलकर आपस में प्रेम बढ़ा रही थी, आपस में मातृत्व बढ़ा रही थी, भाइयों का प्रेम बढ़ा रही थी, पिता के लिए बेटों का सम्मान बढ़ा रही थी। ठीक है, तो इस समय गरीबी में जब लोग अपना आपा खो देते हैं, तो सिद्धेश्वरी ने कैसे एक जीवंत पात्र का भूमिका निभाई इस पाठ में, हमें वो बताना है। और इस पर एक जस्ट लाइक अ डिबेट हमें अपनी क्लास में परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ शब्दार्थ वगैरह दे रखे हैं, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि जब 1 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये शब्दार्थ वगैरह से भी आ जाते हैं। अब बात रही आपके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे वेदांतु ऐप से आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी एक्स्ट्रा भी, और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स अभी पढ़ाए हैं, बोले हैं, मैं आपको वो भी एक एज एन PDF में आपको सेंड कर दूँगी, और सारी जो चीज़ें हैं वो भी। और इसके बाद अगर आपको जितने भी जीवन परिचय, किसी भी चैप्टर का, किसी भी
लेकर कर अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम में हमें डीएम कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइडेड है, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू स्टिल हैव एन क्वेरी, कमेंट और डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।